चलिए भाई स्टार्ट करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं जो कि हिंदी पेडागोगी की हैं। तो हमने पहले भी एक दो क्लास कराई थी, लेकिन अब आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से हम हिंदी पेडागोगी को कंप्लीट कराने वाले हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे प्रैक्टिस के तौर पर भी, वो ऑथेंटिक चीजें जो हैं उनको कराएंगे। तो मेरे भाई 30 नंबर की आपको हिंदी पूछी जाती है 30 मार्क्स के। 30 मार्क्स में से 15 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिंदी पेडागोगी शिक्षण शास्त्र रिलेटेड पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं और सीडीपी के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट बनता है स्टूडेंट के लिए तो वो हिंदी बनता है, जहां पर वो बेहतर स्कोर कर पाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो सीटेट की तैयारी कर रहे हो और हिंदी की पेडागोगी ना पढ़ के जाओ तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। क्लियर है? तो आज से आपके लिए स्टार्ट कर दिया हिंदी की पेडागोगी। एक वीडियो में हम आपको पर डे 7 से 8 क्वेश्चन कराया करेंगे। पर डे इस तरीके से क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए जाएंगे ताकि आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ पाएं और क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएं। इससे क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज बदल बदल कर यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब की बार ऑफलाइन पेपर होगा तब भी आप देख लेना, यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। लैंग्वेज का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? देखिए, अध्यापक की मदद से जब आप सीखते हैं, अध्यापक की मदद से सीखते हैं और औपचारिक तौर पर सीखते हैं, औपचारिक स्थितियों में उस भाषा को सीखते हैं। तो अगर हम घर से जो सीख के जाते हैं उसको बोलते हैं मातृभाषा। भाई मेरे, घर की जो भाषा होती है, घर की जो भाषा होती है वो मातृभाषा होती है, कहीं ना कहीं मदर टंग होती है और इस मदर टंग का यूज करके हम समाज के अंदर पहुंचते हैं और समाज में भी मदर टंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप विद्यालय में जा रहे हो तो एज ए टीचर अध्यापक आपको एक सेकंड लैंग्वेज और बताता है, चाहे वो आपकी सेकंड लैंग्वेज पंजाबी हो, मलयालम हो, तमिल हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो सकती है। तो टीचर की मदद से औपचारिक जो स्थितियों में भाषा सीखी जाती है उसको हम सेकेंडरी लैंग्वेज यानी कि द्वितीयक भाषा के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी भाषा होती है? द्वितीयक भाषा को बच्चा सीखता है। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, यहां पर हिंदी इंग्लिश का तो मतलब ही नहीं है, तो एक ही टाइप से छपा होगा क्वेश्चन हिंदी हिंदी में। क्वेश्चन है मेरे भाई, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः, देखिए रचनावादी की बात करें तो यहाँ इनोवेशंस की बात की जाए, एक्सप्लोरेशन की बात की जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की जाए, नई नई चीजों के बारे में बात की जाए, अन्वेषण की बात की जाए, खोज की बात की जाए, वहां आपको रचनावादी उपागम देखने को मिलेगा। और ये संप्रेषणात्मक उपागम क्या होता है? कम्युनिकेशन जो स्किल होती है कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो रचनावादी कम्युनिकेशन के मायने भिन्न है, क्योंकि यह रचनावादी जो होता है वो हमेशा अर्थ पर बल देता है। किस पर बल देता है? अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। रचनावादी का मतलब ही क्या होता है कि जो नियम है वो प्रक्रिया के दौरान ही सीखे जाएं। मेरे भाई, आप बोलोगे कि सर आप कहना क्या चाहते हो, तो इसका सीधा सीधा फंडा देखिए। इसका सीधा सीधा अगर फंडा देखेंगे तो आपने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा। क्लियर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। लेकिन अगर आप व्यवहार के तौर पर देखते हो ए और बी की दो वैल्यू लेकर 4 प्लस 5, तो आप इस 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5। लेकिन आप व्यवहारगत रूप में 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर इसको 81 भी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब नियम सीख रहे हो, जब आप अन्वेषण कर रहे हो, रचनावाद कर रहे हो, इनोवेशंस कर रहे हो, तो जो आपकी प्रक्रिया है सीखने की उसके अंतर्गत ही, प्रक्रिया के अंतर्गत ही ड्यूरिंग द स्टडी बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द स्टडी आप क्या कर रहे हो? नियमों की प्रक्रिया को सीख रहे हो। तो आप अर्थ पल बल देंगे और यह अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान ही सीखे जाए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है? रचनावाद कभी भी नियमों पर बल नहीं देता है, ये कहता है कि प्रक्रिया के दौरान नियमों को सीखिए। नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, ना जी ना। ड्रिल और आदत की तो बात ही नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है आपकी स्क्रीन पर।
बताइए क्या होगा। किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कह दिया जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब सीधा सीधा उनसे आप कहीं ना कहीं आदेश की बात कर रहे हो, आदेशात्मक उपागम कहेंगे। उनको आप क्या कर रहे हो, सुझाव देने के बजाय क्या कह रहे हो, सीधे सीधे बोलो भाई, कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। आप सीधे सीधे लोगों से, आप एज ए ऑफिसर हैं तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप डायरेक्शन दे दोगे, निर्देश दे दोगे, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज के अंतर्गत भी आ जाएगा। अगर टीचर क्या करता है, क्लासरूम के अंतर्गत भी आकर बच्चों से बोले चलो बच्चे पोयम लिखो, पहली वाली पोयम को सब लिखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक आदेशात्मक उपागम होता है, सीधे सीधे कहा जाता है, सुझाव देने की बात यहाँ की ही नहीं जाती है। क्लियर है। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी आसान सवाल है, लगाइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं, यानी कि आप चीजों में परिवर्तन समय समय पर करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं मेरे भाई कहीं ना कहीं अनुकूलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। अनुकूलन का मतलब होता है पर्यावरण के साथ नियमों को, जो नई नई चीजें हैं उनको भी जोड़ लेना। क्लियर है मेरे भाई, नया समावेशन भी आप यहां पर कर पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, योगात्मक आकलन। देखिए, दो प्रकार के आकलन होते हैं, एक होता है योगात्मक आकलन, योगात्मक, और एक होता है रचनात्मक। योगात्मक जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ये एंड ऑफ द ईयर लिया जाता है, लास्ट में लिया जाता है, जबकि रचनात्मक क्या है, ड्यूरिंग द स्टडी लिया जाता है। और निदानात्मक उपचारात्मक है, ये तो कहना गलत होगा। विद्यार्थियों में प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, ना जी ना। शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को भी स्वीकारता है, ना जी ना। शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन जो वर्ड है के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि उनके अधिगम और निष्पादन का मतलब होता है एक तरीके से रेशियो, तुलना करता है ये कहीं ना कहीं, तो ये योगात्मक रूप से तुलना भी की जाती है। आपने देखा होगा 10th क्लास का जब रिजल्ट आता है, अभी तो इतना नहीं है लेकिन 4-5 साल पहले क्या होता था, अभी भी है थोड़ा बहुत, तो जो रिजल्ट आता है तो बोलते हैं कि राजू तेरे बेटे के नंबर कितने आए, वो बोलता है 80%। दिनेश तेरे बच्चे के कितने नंबर है, 76%। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने की चीजें वहां पर होती है, और इसी को हम कहीं ना कहीं योगात्मक आकलन बोलते हैं। तो वो जो आकलन देखने को मिल रहा है उस बंदे के थ्रू, वो योगात्मक आकलन ही है। लेकिन रचनात्मक आकलन क्लासरूम के अंतर्गत चलता रहता है, और ये पूरी साल चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्लियर है मेरे भाई, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर। किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। तो कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं, तो ये समग्र भाषा की ही बात कर रहा है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, मतलब आपका 7वां-8वां क्वेश्चन होगा शायद। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है। विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो इसे बारीकी से पठन कहा जाता है। सरसरी तौर पर किसी प्रकार का कोई पठन नहीं होता। एक्सट्रापोलेशन, पाठ्य के बाहर जाना, विश्लेषण नहीं होगा। बारीकी से आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो विशिष्ट सूचना को जानने के लिए, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसको जानने के लिए जब आप पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो उसे बारीकी से पठन भी कहा जाता है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन सा शामिल है। उत्पादक भाषा कौशलों में जो शामिल होते हैं वो आपका वाचन और लेखन होता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं स्पीकिंग और राइटिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग के नाम से जानते हैं दो उत्पादक कौशलों को। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर छापिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट दे पाते हैं। कल के वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा।
क्लियर है मेरे भाई? तो इसका आंसर आप लोगों को छापना है कमेंट बॉक्स में। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करा करिए। देखिए पसीना आ रहा है, रात को पढ़ा रहा हूँ, फिर भी गर्मियों में हम आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, बनाते हैं, डालते हैं, तो आप लोग इतना तो बनता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।